हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजे एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने कल ही अनाउंसमेंट की थी कि हम एक नई लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे ला रहे हैं जो एक नोबल काज के लिए होगी। डैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस यहाँ पे स्पेशली जनरल नॉलेज और जितने भी जनरल स्टडीज़ के पोर्शन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने कल कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया आपको पढ़ाया था और आज हम दूसरा कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट एशिया। तो कॉन्टिनेंट एशिया को अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कल की कहानी बताना चाहूँगा। कल की लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड का मैप है यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे होता है कॉन्टिनेंट एशिया, है ना। होप कि आपने रिवाइज़ किया हो। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे होता है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, है ना। उसके बाद एशिया के एडजेसेंट में ही होता है यूरोप। उसके बाद यूरोप के नीचे होता है कौन, जिसे हम कहते हैं अफ्रीका, है ना। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न साइड से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका, है ना। और फाइनली आपको यहाँ इस साइड से मिलेगा कौन, एंटार्क्टिका, है ना। तो कल की वीडियो में मैंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा और मैं कॉन्टिनेंट एशिया को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। होप कि आपके पास एटलस हो, और अगर किसी स्टूडेंट के पास एटलस नहीं है तो कोई बात नहीं, वो गूगल पे सर्च कर सकता है एशिया का मैप, पॉलिटिकल भी और फिज़िकल भी, और बाद में इन चीज़ों को यहाँ पे मार्क कर सकता है, ठीक है। आप मेरे साथ इस एटलस पे देखिए, और आप अगर आपके पास है तो आप मार्क कीजिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में गूगल से इन चीज़ों को मार्क कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, एशिया जो है, ये हमें मालूम है कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये एशिया बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसलिए सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिवाइड करूँगा। जैसे ये पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा एशिया, है ना। यहाँ से देखिए आप, ये बिल्कुल आपको एशिया दिखेगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। यहाँ से देखो, और नीचे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, है ना। जो ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको कल पढ़ाया था। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एशिया। अब जो एशिया है यहाँ पे आप देखिए कि बिल्कुल एशिया की साउथ में आपको मिलेगा इंडिया। इसी इंडिया से आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ, देखो ये साउथ हुआ, ये ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आप देखिए। साउथ ईस्ट एशिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10 कंट्रीज़ मिलेगी, याद रखना। ये इंडिया है। उसके बाद अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा म्यांमार, है ना। उसके बाद और नीचे जाओगे तो थाईलैंड, और नीचे जाओगे तो कैम्बोडिया, ऊपर आपको थाईलैंड के ऊपर एक लैंडलॉक कंट्री मिलेगी, लाओस, है ना। लैंडलॉक कंट्री ऐसी कंट्री होती है जिसका कोई एसेस नहीं होता है टूवर्ड्स द सी, है ना। उसके बाद लास्ट में आपको दिखेगा क्या, वियतनाम। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मलेशिया। देखो, मलेशिया इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मलेशिया का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा यहाँ पे और कुछ हिस्सा आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। ये देखो, यहाँ पे ये जो हिस्सा है ना, ये म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इसको कहा जाता है मेनलैंड। इनको मेनलैंड कंट्रीज़ कहा जाता है ना। और ये जो कंट्रीज़ है मैरीटाइम कंट्रीज़ है। देखो, इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि मलेशिया का कुछ हिस्सा जो है वो मेनलैंड में है और कुछ हिस्सा जो है वो मैरीटाइम है ना। तो इसके बाद अगर आप फिर से नीचे जाएंगे तो जितना भी आप ब्लू में देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे आइलैंड्स, ये सभी इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडोनेशिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो है ना। व्हाट इज़ एन आर्चिपेलागो? आर्चिपेलागो का मतलब होता है कि जो बहुत सारे आइलैंड्स का बना हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्चिपेलागो कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि 17,000 आइलैंड्स का बना है शायद ये इंडोनेशिया, है ना। इतना बड़ा आर्चिपेलागो है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो मलेशिया है इसके थोड़ा ऊपर ही आपको मिलेगा ब्रूनी, है ना। और फाइनली आपको दिखेगा फिलीपाइंस। यही 10 कंट्रीज़ आते हैं किसमें, साउथ ईस्ट एशिया में। अब आपको करना क्या है, आपको ये तो आपको देखना ही देखना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं वो हैं यहाँ के फिज़िकल फीचर्स, ठीक है। अगर आपके पास एटलस है तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका मैप यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए। हाँ, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पहले मेन लैंड की कंट्रीज़ हैं उनको आप देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये इंडिया है। इंडिया की इस ईस्ट साइड पे आपको दिखा म्यांमार, है ना। म्यांमार की कैपिटल है नैपियाडो,
उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको थाईलैंड दिखेगा। थाईलैंड की कैपिटल है क्या? बैंकॉक, है ना। उसके बाद फिर से आप नीचे जाएंगे तो कैम्बोडिया, फॉर्म पे इसकी कैपिटल है ना। उसके बाद फिर से नीचे आप जाएंगे तो वियतनाम, और थाईलैंड के ऊपर छोटी लैंडलॉक कंट्री है जिसको हम कहते हैं लाओस, है ना। लाओस जो है इसकी कैपिटल है वैनचियन। ये अब क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप म्यांमार को पहले देखेंगे तो म्यांमार में आपको दो माउंटेन्स दिखेंगे। एक को हम कहते हैं अराकनयोमा और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं पैगुयोमा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे एग्जामिनर कि अराकनयोमा एंड पैगुयोमा आर द माउंटेन रेंज ऑफ विच कंट्री, ठीक है, तो वो म्यांमार के ही हैं, ठीक है ना। याद रखना, अराकनयोमा एंड पैगुयोमा ये किसके माउंटेन रेंज से? म्यांमार के माउंटेन रेंज से। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में 3 रिवर्स जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 रिवर्स, 1 इरावडी, 2 मैकोंग एंड 3 सल्वीन। मैं यहाँ पे लिखूंगा। एक का नाम है इरावडी, इरावडी, है ना। दूसरा है सल्वीन और तीसरा जो रिवर है उसे हम कहते हैं मैकोंग, है ना। मैकोंग सबसे बड़ा रिवर है। ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा। जैसे मैंने आपको कल ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको क्या बताया था? ऑस्ट्रेलिया की 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने आपको बताई थी। एक थी कौन? मुर्रे, है ना, और दूसरी थी डार्लिंग, है ना। मुर्रे एंड डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इसी तरीके से जो इरावडी हैं, जो सल्वीन है, जो मैकोंग है, ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इरावडी, सल्वीन एंड मैकोंग, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिवर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ पे ड्रेन होता है ना। तो ये इरावडी है। इसी तरीके से सल्वीन को देखो, सल्वीन यहाँ से आता है, म्यांमार के थ्रू पास होता है, थाईलैंड की बाउंड्री को टच करके जाता है और फाइनली ड्रेन होता है यहाँ पे। उसके बाद तीसरा रिवर है मैकोंग। मैकोंग चाइना से निकलता है। उसके बाद लगभग ये हर किसी जो है ना कंट्री की बाउंड्री को टच करता है और फाइनली ये ड्रेन होता है किसमें? ये ड्रेन होता है साउथ चाइना सी में, है ना। ये माउथ ऑफ द मैकोंग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो 5 ही कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, और 3 रिवर्स यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, इरावडी, सल्वीन एंड मैकोंग, और 2 माउंटेन रेंज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? अराकनयोमा एंड पैगुयोमा, है ना। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा मलेशिया, है ना। मलेशिया के नीचे आपको दिखेंगे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। और ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रूनी, और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा फिलीपाइंस, है ना। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ पे 2-3 बातें हैं। सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो कोई दिन ही नहीं होगा शायद जिस दिन ये न्यूज़ में नहीं होगा। वाई? बिकॉज इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पैरासल आइलैंड्स हैं, स्पार्टली आइलैंड्स हैं, है ना। ये न्यूज़ में होते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। चाइना ने क्या किया है? चाइना यहाँ पे एक जियोग्राफिकल रीजन क्लेम करता है इन द फॉर्म ऑफ 9 डैश लाइन, यानी 9 डैश लाइन यहाँ पे चाइना क्लेम करता है। क्या? 9 डैश लाइन। अब 9 डैश लाइन क्या है? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। 9 डैश लाइन रिसेंटली सीन इज न्यूज़ इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है? 9 डैश लाइन कहाँ पे है? तो 9 डैश लाइन जो है साउथ चाइना सी में है। इतना याद रखिए, 9 डैश लाइन जो है ये साउथ चाइना सी में है। क्या 9 डैश लाइन? ये एक जियोग्राफिकल रीजन है जो चाइना क्लेम करता है। इसके अंदर जितनी भी आइलैंड्स हैं, जैसे पैरासल आइलैंड हो गया, स्पार्टले आइलैंड हो गया, इन सभी को क्लेम करता है चाइना, है ना। इसलिए ये न्यूज़ में भी होता है और अक्सर यहाँ पे डिस्प्यूट्स इन सभी कंट्रीज़ के बिटवीन दिखेगा आपको, है ना। उसके बाद आगे बढ़ो। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप इंडोनेशिया को देखेंगे तो इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा आइलैंड्स आपको दिखेंगे। जैसे ये जो आइलैंड है इसका नाम है सुमात्रा, यहाँ पे लिखा है, देखो SUMATRA, है ना। तो सुमात्रा ये हुआ। अब दूसरा आइलैंड जो यहाँ पे है जावा। अब जावा आइलैंड जो है इसी के ऊपर इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इसी तरीके से मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, है ना। तो ये 2 कैपिटल्स इंपॉर्टेंट याद रखिए आप। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। अब आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सुमात्रा आइलैंड है और जो जावा आइलैंड है ना,
इनके बीच में आपको एक स्ट्रेट दिखेगी जिसको हम सीलट सुंदा स्ट्रेट कहते हैं। ये स्ट्रेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जितना भी ट्रेड हो रहा है, जो भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ट्रेड आ रहा है ना, जो भी ट्रेड शिप्स बाकी आ रही हैं, उनको इसी स्ट्रेट के थ्रू पास होना पड़ता है। इसलिए ये स्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका। आई होप कि कल के वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट समझाया था क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होती है जो बड़ी दो वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करती है ना। या मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर जो दो बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करती है, ये भी स्ट्रेट कहलाता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर आप देखेंगे कि जो मलेशिया है, मलेशिया का यहाँ पे आप देखोगे मलेशिया पेनिनसुला है ना, और यहाँ पे जो इंडोनेशिया का सुमात्रा है, इन दोनों को सेपरेट करती हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ मलाका सेपरेट्स मलाई पेनिनसुला एंड सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, है ना। ये स्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कल की वीडियो में भी मैंने आपको दो स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट बोला था, होप आपको याद हो। एक मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट को कहते हैं बास स्ट्रेट। उसके बाद मैंने आपको एक और स्ट्रेट पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाले स्ट्रेट को कहते हैं टॉरस स्ट्रेट। अरे यार याद रखिए, पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रेट ऑफ मलाका को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलाका यहाँ पे मलाई पेनिनसुला एंड जो हमारा सुमात्रा आइलैंड है इसको सेपरेट करती है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ओवरव्यू आप देखिए। ये सुमात्रा है, जावा है, इसी तरीके से कैलिमेंटन, बोरियो, ये सभी आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपेलागो है ना। ये सुमात्रा, ये जावा है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कैलिमेंटन, बोरियो, सुलावेसी। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगा तो वहाँ के करंट अफेयर में आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे फिलीपाइंस है। फिलीपाइंस की कैपिटल है मैनीला, है ना। आप सभी जानते हैं कि फिलीपाइंस की कैपिटल क्या है, मैनीला। अब मैनीला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक, यहाँ पे आपको जो हेडक्वार्टर है वो दिखेंगे एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे IRRI है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके भी ये है ना, ये भी लोकेट है कहाँ पे, मैनीला में ही, है ना, लोकेटेड इन मैनीला फिलीपाइंस। तो मैनीला दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पे लोकेटेड है ना। तो ये है साउथ चाइना सी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये साउथ ईस्ट एशिया के बारे में इंफॉर्मेशन है। साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्रीज़ है, 5 जो आपको यहाँ पे मेन लैंड कंट्रीज़ दिखेगी, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, और 5 आपको मैरीटाइम दिख जाएगी, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, इसी तरीके से फिलीपाइंस, है ना। और यहाँ पे भी आपको एक छोटी कंट्री दिख जाएगी जिसको हम कहते हैं क्या, ये एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं ताइमूर लेस्टी, है ना। तो उसके नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे स्टार्ट होता है कौन, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। कौन स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके बारे में मैंने कल आपको समझाया था, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे वापस आ जा, यहाँ पे ये है इंडिया, ठीक है। ये जो रीजन है, मैं इस रीजन की अभी तक बात कर रहा था, ये जो रीजन है इसकी बात मैं अभी तक कर रहा था। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको ये साउथ ईस्ट एशिया दिख जाएगा, है ना। साउथ ईस्ट एशिया ये है, 5 कंट्रीज़ ये मेनलैंड की हैं और 5 कंट्रीज जो है ये मैरीटाइम है ना। उसके अगर आप ऊपर जाओगे तो ये इंडिया है, और इंडिया के नेबर्स आप देखो, यू नो डैट नेपाल, भूटान, है ना। नीचे 2 हैं, श्रीलंका है, और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है मालदीव्स। इसके वेस्ट में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के ऊपर आप जाओगे तो अफगानिस्तान के ऊपर आपको दिखेगा सेंट्रल एशिया। ये 5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की। इन 5 कंट्रीज़ को आप देखिए, ऊपर सबसे ऊपर आपको दिखेगा नॉर्थ साइड में कजाकिस्तान, उसके नीचे आपको दिखेगा इस साइड पे उज़्बेकिस्तान, इस साइड पे किर्गिस्तान,
उज़्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान, इस के ईस्ट में आपको दिखेगा ताजिकिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ हैं, ये 5 कंट्रीज़ हैं पूरा। देखो ऊपर आपको दिखेगा कज़ाकिस्तान, उसके नीचे आपको दिखेगा उज़्बेकिस्तान, इस साइड से आपको दिखेगा किर्गिस्तान, उसके नीचे आपको दिखेगा तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ पे आपको दिखेगा ताजिकिस्तान, है ना। उसके नीचे जाओ, या ये यहाँ पे पाकिस्तान है, या अफ़गानिस्तान है। उसके बाद आपको दिखेगा ईरान, है ना। ईरान के ऊपर आपको दिखेगा इराक, है ना। इराक के नीचे आप जाएंगे तो सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, है ना। और इसको मैं ज़्यादा क्लियरली आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि ये वेस्ट एशिया का मैप यहाँ पे दे रखा है। हाँ, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया, ये पाकिस्तान, उसके बाद ये ईरान है ना। ईरान के ऊपर यहाँ ईस्ट साइड पे देखिएगा आपको अफ़गानिस्तान, उसके नीचे है तुर्कमेनिस्तान। ये देखिए आप, ये ईरान है। अब ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 डेजर्ट्स फेमस हैं, एक दस्ते कबीर एंड दस्ते लूत। डायरेक्टली आपसे पूछेगा दस्ते कबीर एंड दस्ते लूत डेजर्ट्स किस कंट्री में है? दस्ते कबीर एंड दस्ते लूत जो डेजर्ट्स हैं ये ईरान के हैं। कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको 3 डेजर्ट्स के नाम बोले। एक था ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसी तरीके से गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, वो तो ऑस्ट्रेलिया के थे। लेकिन ईरान का कौन कौन है? दस्ते कबीर है, दस्ते लूत हैं, है ना, ये ईरान के हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो ईरान के बाद आता है इराक, इराक के ऊपर आता है सीरिया, उसके नीचे आता है जॉर्डन, ठीक है। यहाँ से इसराइल, ये है जेरूसलम जहाँ पे जो बहुत ही कन्फ्लिक्चुअल रीजन है ना। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे लेबनान, उसके बाद आप देखेंगे साइप्रस, और ऊपर आप देखेंगे टर्की, है ना। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे अज़रबैजान, जॉर्जिया, और अज़रबैजान के वेस्ट साइड पे आप देखेंगे आर्मीनिया। अब अज़रबैजान एंड आर्मीनिया इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर में ये रह चुका है 2020 के अंदर, बहुत ज़्यादा ये करंट में था। अब ये क्यों करंट में था? क्योंकि अज़रबैजान एंड आर्मीनिया के बीच में कन्फ्लिक्ट था। वो कन्फ्लिक्ट किसके ऊपर है अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप देखो कि ये अज़रबैजान है और यहाँ पे ये जो है ये आर्मीनिया है, ठीक है। इन बीच में एक रीजन है जिसको हम कहते हैं नगोर्नो काराबाख। क्या कहते हैं? नगोर्नो काराबाख, नगोर्नो काराबाख। तो ये एक रीजन है जो ये दोनों कंट्रीज़ क्लेम करती हैं, आर्मीनिया भी क्लेम करती हैं और अज़रबैजान भी क्लेम करती है। इसी नगोर्नो काराबाख के ऊपर यहाँ पे ये 2 कंट्रीज़ कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि ये न्यूज़ में रहा, हो सकता है कि यहाँ की कैपिटल्स आपको पूछ सके, या ऐसा भी पूछ सकता है कि नगोर्नो काराबाख ए कन्फ्लिक्ट रीजन, ये किस किस कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट है? तो ये आर्मीनिया एंड अज़रबैजान के बीच में कन्फ्लिक्ट है। और यहाँ से ही यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अज़रबैजान की कैपिटल क्या है, आर्मीनिया की कैपिटल क्या है। जो अज़रबैजान है, अज़रबैजान की कैपिटल है बाकू, क्या? बाकू, है ना। और आर्मीनिया जो है, आर्मीनिया की कैपिटल है यरीवन, है ना। ये 2 कैपिटल्स आप याद रखिए क्योंकि ये न्यूज़ में रहा, हो सकता है कि एग्जामिनर इस पे फोकस करे। बाकू जो है ये अज़रबैजान की कैपिटल है और आर्मीनिया की कैपिटल है यरीवन। उसके बाद देखो अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब सऊदी अरबिया यहाँ पे है। सऊदी अरबिया में आपको एक सिटी दिखेगी जिसको हम कहते हैं जिद्दा। क्या कहते हैं? जिद्दा। अब जो जिद्दा सिटी है, जिद्दा सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? जिद्दा सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि OIC के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, सबसे बड़ी उनके इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए ग्लोबली ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिद्दा में मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये ओमान है, यहाँ पे है UAE, ऊपर है ईरान, है ना। अब क्या मसला, यहाँ पे देख, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। अब जो ये पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है, इनको जो स्ट्रेट जोड़ती हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड जियोग्राफी में ये स्ट्रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देख क्यों, क्योंकि ये पर्शियन गल्फ है। कि जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, दे आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, है ना।
और जितना भी ये मिडल ईस्ट है ना, यहाँ से जितना भी ऑयल आ रहा है ये इस स्ट्रेट के थ्रू पास होता है। कहा जाता है कि 20% जो ऑयल है दुनिया का वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आप देखेंगे कभी कभी जो है अमेरिका और बाकी ईरान यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्लिक्ट में होते हैं इस स्ट्रेट की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे कनेक्ट करती हैं पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप देखेंगे तो ऊपर आपको ईरान दिख जाएगा, नीचे यूएई एंड ओमान। हम कह सकते हैं कि ये 3 कंट्रीज जो है यहाँ पे आप देखें कि नीचे जो हैं ये यूएई नीचे है, उसके बाद इस साइड पे आपको दिखेगा ओमान, ऊपर आपको दिखेगा ईरान, इसी में आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ से है पर्शियन गल्फ, यहाँ से पर्शियन गल्फ है ना। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से है गल्फ ऑफ ओमान। कौन? गल्फ ऑफ ओमान, है ना। उसके बाद देखो अब क्यों इंपॉर्टेंट है, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, है ना। अबू धाबी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हेडक्वार्टर है IREA का। IREA के हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। IREA है क्या? यहाँ पे IREA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, है ना। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? अबू धाबी में। उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको कतर, उसके बाद बहरीन, उसके बाद कुवैत, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया अभी, है ना, लेबनान, इसराइल। यहाँ से देखो सऊदी अरबिया के बाद जो यहाँ पे दिखेगा आपको रेड सी, है ना। और रेड सी से यहाँ स्टार्ट होगा अब अफ्रीका, है ना। और रेड सी के ऊपर ही आपको दिखेगा कौन? सुइज़ कैनाल। ये है आपकी सुइज़ कैनाल। देखो क्या मसला है, ऊपर यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे रेड सी है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो यहाँ पे लैंड है, ठीक है, इसको एक कैनाल बना दिया गया ताकि जो रेड सी है और मेडिटेरियन सी है ये दोनों ज्वाइन हो जाए। इसी कैनाल को हम कहते हैं सुइज़ कैनाल, क्योंकि यहाँ पे एक सिटी है सुइज़, इसीलिए इसको नाम पड़ा क्या? सुइज़ कैनाल। जब मैं आपको अफ्रीका पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं इसका चर्चा फिर से करूँगा। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे क्या आपने समझा कि दस्ते कबीर, दस्ते लूत और इम्पॉर्टेंट जो है डेजर्ट्स ऑफ ईरान। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अज़रबैजान, आर्मीनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं क्योंकि न्यूज़ में रह चुके। इसी तरीके से जो यहाँ ये रीजन है सीरिया, लेबनान, इसराइल, ये इसराइल और सीरिया है, ठीक है, ये भी अक्सर न्यूज़ में होते हैं। और इसके नीचे आपको दिखेगा जॉर्डन, है ना। और नीचे है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया जो है इसकी कैपिटल है रियाद। और नीचे आपको दिखेगा यमन, यमन की कैपिटल है साना। ओमान जो है, ओमान की कैपिटल है मुस्कट, है ना। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पे मैंने बताया कि IREA के हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास मैप है अब इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान का। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? पहली बात इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कि अफ़गानिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको एक रोड मिलेगा जिसे हम कहते हैं गारलैंड रूट। क्या कहते हैं? गारलैंड रूट। ये रोड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी मैं बताऊँगा आपको। देखो यहाँ पे गारलैंड रोड में क्या है, ये गारलैंड रोड जो है 4 कंट्रीज़, ये 4 सिटीज़ ऑफ ये अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी सिटी हैं? जैसे हीरट, उसके बाद यहाँ पे कंदाहार, है ना, हीरट, कंदाहार। उसके बाद यहाँ पे आप देखो काबुल जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, और काबुल के ऊपर आप देखोगे मज़ारी शरीफ, है ना, मज़ारी शरीफ, है ना। ये 4 सिटीज़ हैं। इस रोड को हम कहते हैं गारलैंड रोड। क्या कहते हैं? गारलैंड रोड। अब ये रोड क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो क्या मसला है, ये रोड क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो ये है आपका इंडिया। देखो ये इंडिया है। यहाँ पे एक पोर्ट आपको दिखेगा जिसको हम कहते हैं कांडला पोर्ट। क्या कहते हैं? कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में। अब यहाँ पे आप देखो कि ऊपर पाकिस्तान, इस साइड पे है पाकिस्तान, है ना। इसके ऊपर आपको दिखेगा अफ़गानिस्तान, और यहाँ से आप देखोगे कि ये ईरान, है ना, ये ईरान है। अब क्या मसला, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा सेंट्रल एशिया यहाँ पे आपको दिखेगा। अब मसला क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के थ्रू तो नहीं जा सकता क्योंकि हमारी रिलेशंस ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इस पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक ईरान में एक पोर्ट डेवलप किया है जिसको हम कहते हैं चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट।
अगर आपसे पूछे कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, तो चाबहार पोर्ट ईरान में है। कहाँ पे? ईरान में है। तो यहाँ पे क्या किया है कि चाइना की असिस्टेंस से पाकिस्तान ने भी एक पोर्ट यहाँ पे डेवलप किया है, जिसे हम कहते हैं गवादर पोर्ट। क्या कहते हैं? गवादर पोर्ट। इस गवादर पोर्ट को यहाँ पे काउंटर करने के लिए यहाँ पे ईरान ने इंडिया के साथ बनाया चाबहार पोर्ट। कौन? चाबहार पोर्ट। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, तो चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में है। और गवादर पोर्ट कहाँ पे है? गवादर पोर्ट यहाँ पे है पाकिस्तान में, है ना। और कांडला पोर्ट तो आपको पता ही है, इंडिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है इंडिया ने? यहाँ पे क्या किया है कि जो ये अफगानिस्तान है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि गारलैंड रोड है। और यहाँ पे अब ये जो इंडिया है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हवी बिल्ट कर रहा है जो यहाँ पे जरंज से जाता है। जरंज भी एक शहर है, जरंज। और यहाँ पे है दिलाराम, है ना। तो जरंज दिलाराम हवे को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश हो रही है। जो जरंज है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको क्लियरली, जरंज और उसके बाद आपको दिखेगा दिलाराम, ये दोनों अफगानिस्तान में है। उसके बाद ये जरंज दिलाराम, ठीक है। यहाँ पे जो ईरान में है, कौन? चाबहार, है ना, चाबहार। अब यहाँ पे इंडिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कांडला पोर्ट। कौन? कांडला पोर्ट। अब क्या प्लान है? प्लान यहाँ पे ये है कि ये आपका पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए कांडला पोर्ट से यहाँ पे शिप जाएगी सीधे चाबहार, है ना। चाबहार से वो निकलेगी और पहुँचेगी जरांज दिलाराम हवे। ये हवे भी इंडिया ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। और वो जो हवे है वो इसको मिलाएगी किसके साथ? इस गारलैंड रोड के साथ इसको मिलाएगी। और इसी गारलैंड रोड से बाद में, ठीक है, जितना भी ट्रेड होगा वो इस सेंट्रल एशिया के साथ हम कर पाएंगे, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस साइड जाते तो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे चाइना है। हम तो इसके थ्रू नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से हिमालयाज़ हैं, यहाँ से पाकिस्तान है। तो इसलिए अल्टरनेटिव यहाँ पे हमारे पास यही है, हम कांडला से जाएँ, उसके बाद चाबहार, जरज दिलाराम हवे को हम ले लें, और फाइनली हम गारलैंड रोड के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं टू द साउथ। ये जो है ना, सेंट्रल एशिया के थ्रू, सेंट्रल एशिया से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन थी करंट। उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से देखेंगे हम थोड़ा, इस साइड आप देखिए, इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो इस साइड यहाँ पे ये चाइना है, और चाइना भी इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि कुनलुन शान एंड अतलाई शान यहाँ के इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। कुनलुन शान, अतलाई शान को आप याद रखिए। उसके बाद मंगोलिया है। मंगोलिया की जो यहाँ पे एक डेजर्ट है, उसको हम कहते हैं गोबी डेजर्ट, है ना। गोबी डेजर्ट जो है मंगोलिया का इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चाइना है, चाइना की 2-3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पे है उसे हम कहते हैं हुआंगहो, है ना। लगभग यहाँ से ये जाता है हुआंगहो। हुआंगहो क्यों इम्पॉर्टेंट है? हुआंगहो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हुआंगहो को येलो रिवर भी कहा जाता है। क्या? इसको हम येलो रिवर भी कहते हैं। हुआंगहो को हम येलो रिवर भी कहते हैं। हुआंगहो को हम येलो रिवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? येलो रिवर, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे एक और रिवर आपको दिखेगा, यांगटिज। कौन? यांगटिज। इसी तरीके से सी कियांग भी आपको यहाँ पे दिखेगा, सी कियांग। ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर्स है ना। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप नीचे देखेंगे तो ये चाइना है, और यहाँ पे आप अगर चाइना की 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, जिसे हम कहते हैं हांगकांग एंड दूसरा है मैकाओ। देखो क्या मसला है, ये चाइना है ना। और चाइना को अगर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पे ये है मैकाओ। ये क्या है? इसे हम कहते हैं मैकाओ। और यहाँ पे ये है रीजन जिसे हम कहते हैं हांगकांग। अब हांगकांग जो है ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखेंगे तो हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, क्योंकि चाइना ने यहाँ पे एक बिल लाई थी जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्राडिशन बिल। किसकी वजह से थी? एक्स्ट्राडिशन बिल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स्ट्राडिशन बिल जो है, जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्चुअल बिल थी, वो किसकी थी? वो चाइना की थी। किस पे? ओवर हांगकांग। इसका मतलब ये था कि अगर हांगकांग में कोई यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेगा या कुछ, उसको हम एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। ये चाइना का प्लान था, है ना। तो ये जो चाइना है ये, और मैकाओ और हांगकांग, इसे हम कहते हैं वन कंट्री 2 सिस्टम्स। क्या कहते हैं? 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। तो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स जो हैं ये बहुत ही चर्चा में था 2020 में, क्योंकि यहाँ पे क्या किया था, जो मैकाओ है और हांगकांग है, इन द ईयर 1997 एंड 1999 में, ठीक है, चाइना ने इसको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स बनाए थे। दोनों ये आते हैं चाइना की जो है ना विजन में ही आते हैं, ये हांगकांग भी और मैकाओ भी।
हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे इस बिल पे, एक्स्ट्राडिशन बिल पे, ठीक है। तो जितने भी क्रिमिनल सस्पेक्ट्स थे और बाकी उनको एक्स्ट्राडाइट करने की बात की गई थी यहाँ पे चाइना द्वारा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो वन कंट्री टू सिस्टम्स हैं ये इसी को नाम दिया जाता है, यानी कि वन कंट्री मीन्स चाइना एंड टू सिस्टम्स मीन्स मैकाओ एंड हांगकांग, है ना। इसलिए अगर आपसे ये पूछे कि वन कंट्री टू सिस्टम्स जो है ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है चाइना का जो डिस्क्राइब करता है गवर्नेंस हांगकांग की एंड मैकाओ की, है ना। क्योंकि जो मैकाओ है और जो यहाँ पे हांगकांग है दोनों स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं चाइना के, ये आपको यहाँ पे जो है पता होना चाहिए। इसके बाद चाइना का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है जिसे हम कहते हैं शंघाई। अब शंघाई पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट और सबसे लार्जेस्ट पोर्ट भी यहाँ पे दुनिया का माना जाता है, ठीक है। चाइना जो है बहुत सारी चीज़ों में पहली रैंक पे है, जैसे राइस, व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट, रेप सीड, सिल्क, इनमें चाइना जो है पहले नंबर पे है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे है येलो सी, और येलो सी के यहाँ आप देखोगे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे जापान। अब जो मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा वो क्या है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो क्या है, हाँ, यहाँ पे अगर आप पैसिफिक ओशन को देखोगे तो कुछ यहाँ पे ट्रेंच आपको मिलेंगे। ट्रेंच क्या होता है, कुछ ओशन में अगर है ना, कुछ यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है एल्यूटियन ट्रेंच, उसके बाद यहाँ पे कुरिल ट्रेंच दिखेगा। कुरिल ट्रेंच के नीचे आप देखोगे यहाँ पे है मैरियाना ट्रेंच, है ना। अब मैरियाना ट्रेंच क्यों इंपॉर्टेंट है, मैरियाना ट्रेंच की सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है मैरियाना ट्रेंच ही है। तो कुछ बुक्स लिखती हैं कि 11,034 मीटर्स की डेप्थ पे है, कुछ लिखती हैं 11,022 मीटर्स की डेप्थ पे है। अब मैरियाना ट्रेंच क्यों इंपॉर्टेंट है, मैरियाना ट्रेंच भी यहाँ पे न्यूज़ में रहा, वाई, मैरियाना ट्रेंच भी यहाँ पे न्यूज़ में रहा। मैरियाना ट्रेंच क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि जो जून 2020 में कैथी सुलीवन पहली अमेरिकन वुमेन बनी जिसने यहाँ पे पहुँची टू रीच डीपेस्ट पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैरियाना ट्रेंच इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कैथी सुलीवन पहली अमेरिकन वुमेन या पहली वुमेन बनी जो यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच के अंदर डाइव की, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि June 7 2020 व्हेन कैथी सुलीवन मेक हिस्ट्री, है ना, बाय डाइविंग एंड रीचिंग डीपेस्ट पॉइंट। और अगर आप मैरियाना ट्रेंच देखेंगे, ये मैरियाना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट जो है उसे हम कहते हैं चैलेंजर डीप। क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप। तो कैथी सुलीवन पहली वुमेन बनी जो यहाँ पे इस चैलेंजर डीप तक पहुँची। कैथी सुलीवन बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है अमेरिका की। ये पहली अमेरिकन वुमेन थी जो स्पेस में भी वॉक की और पहली वुमेन भी बनी जो पहुँची डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप में इन द ओशन, है ना। और मैरियाना ट्रेंच के बारे में आप इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि 1960 में पहली मर्तबा जो लेफ्टिनेंट डॉन वैलिश यहाँ पे पहली मर्तबा डाइव किया इसके अंदर, लेफ्टिनेंट डॉन वैलिश, और एक स्विस साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैक्यूस पिकर्ड, है ना। ये यहाँ पे पहले पर्सन्स थे जो यहाँ पे डाइव किए किसमें, मैरियाना ट्रेंच में। लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो करंट अफेयर भी है और हो सकता है कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द इंडिया आपके बहुत सारे सिलेबस में है। हो सकता है ये पूछे कि कौन सी पहली वुमेन बनी जो मैरियाना ट्रेंच में डाइव की, है ना। वो कैथी सुलीवन है। कैथी सुलीवन एक अमेरिकन वुमेन है, ये पहली वुमेन भी है टू वॉक इन स्पेस। और दूसरी बात ये है कि ये पहली वुमेन बनी टू रीच डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप इन द ओशन, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर है रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। और यहाँ के रशिया की दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक है रिवर आयरिश और दूसरा है रिवर ओब, है ना। रिवर आयरिश एंड रिवर ओब यहाँ के इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इंडिया तो मैं यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसको सेपरेट हमें पढ़ना है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन दो बातें यहाँ पे आप याद रखो, एक कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ये दो सीज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे, है ना। कैस्पियन सी जो है ये डीपेस्ट पॉइंट भी है एशिया का और इसके साथ साथ सबसे बड़ा लैक भी है दुनिया का। और यहाँ पे है ब्लैक सी। यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मत भूलिएगा,
ठीक है। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एशिया के बारे में थी। होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी जो चैनल IJ अकेडमी है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुँचे जो शायद जिनका कोई एसेस ना हो, तो वो घर बैठे इस चीज़ को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि दिस इज़ फॉर ए नोबल कॉज। इस लॉकडाउन के अंदर दिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।